हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई मोहनलाल किचन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कोरोना का समय चल रहा है, दूसरी लहर है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो इससे बचने के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और हम नेक्स्ट कड़ी में आज हिंदी का जो नेक्स्ट भाग है, पिछली क्लास में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा, विशेषण के प्रकार पढ़े, विशेषण की अवस्थाएं पढ़ी। उसमें एक छोटी सी बात रह गई थी, प्रविशेषण। तो आज के इस वीडियो में हम प्रविशेषण तथा क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का टॉपिक हम शुरू करें। तो सबसे पहले देखो, प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण का आशय है जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण शब्द की विशेषता बताता है, शब्द की विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। देखो, जैसे एक वाक्य आ गया, वह बहुत सुंदर है। अब इस वाक्य में देखो, विशेषण पूछा जाए तो विशेषण शब्द कौन सा है, सुंदर शब्द है, ये एक विशेषण शब्द है। और इस विशेषण शब्द की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत शब्द, कि सुंदर भी कितना है, बहुत है। तो यहां बहुत में क्या माना जाएगा, प्रविशेषण माना जाएगा। जैसे शब्द आ जाए मीठा दूध, मीठा दूध, इसमें मीठा क्या है, विशेषण शब्द है, दूध क्या है, विशेष्य। और यदि आ जाए बहुत मीठा दूध, यहां हमने बहुत शब्द लगा दिया, तो बहुत शब्द क्या हो गया, यह है एक प्रविशेषण हो गया। इसी प्रकार आ जाए रमेश बहुत ईमानदार है, रमेश बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार विशेषण शब्द है और बहुत इसकी विशेषता बता रहा है, तो बहुत शब्द में क्या माना जाएगा, प्रविशेषण माना जाएगा। तो कहने का आशय है, कोई भी शब्द ऐसा हो जो विशेषण की विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहेंगे, हम प्रविशेषण कहेंगे। अब देखो नेक्स्ट, इसमें कोई पर्सन समस्या हो तो टेलीग्राम ग्रुप है, जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल उसी नाम से, वहाँ पर्सन पूछ सकते हैं, आंसर दे दूंगा। तो इस प्रकार से पर्सन यदि कोई आता है तो उसको हल करना है कि विशेषण की जो विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। आगे देखो, अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे वो नाम है क्रिया। टॉपिक का नाम है क्रिया। क्रिया क्या है, क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया एक क्या है, विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था, जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग वचन कारक के आधार पर जिसका स्वरूप बदल जाए उसे हम क्रिया कहते हैं, वो विकारी शब्द कहते हैं। अब देखो क्रिया क्या है। क्रिया का सामान्य परिभाषा हम पढ़ते हैं, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जिस शब्दों से किसी काम का करना या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वास्तव में देखो, क्रिया है, इसका निर्माण किसी न किसी धातु से होता है, किसी धातु से इसका निर्माण होता है क्रिया का। और क्रिया ऐसे शब्द है कि क्रिया के केवल क्रिया शब्द लिख दिया जाए तो एक पूरा वाक्य हो सकता है,
बाकी शेष कोई भी शब्द लिख सकते हो, एक वाक्य नहीं बनेगा। और क्रिया से एक क्रिया शब्द से, जैसे चलता, पढ़ता, फिरता, रोता या सोता, वाक्य से हो गया कि समझ में आया। चलता चल रहा है, पढ़ता वो पढ़ रहा है, फिरता वह फिर रहा है, सोता वह सो रहा है। तो इनसे हमें अर्थ स्पष्ट होता है। इसको हम वाक्य बना सकते, क्रिया अकेला वाक्य बना सकती है, बाकी कोई शब्द ऐसा नहीं है जो वाक्य बना सकता है। किसी भी वाक्य में कर्ता न दिया हुआ हो, कर्म न दिया हुआ हो, परंतु क्रिया उससे प्राप्त होती है। तो क्रिया का निर्माण किसी न किसी धातु से होता है। अब कोई भी क्रिया है उसका हम कैसे पता लगाएंगे कि वो उसमें कौन सी धातु है। जैसे क्रिया देखिए, हम किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जैसे लिखना, पीना, रोना, सोना, घूमना, पढ़ना। अब ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं। अब इसका निर्माण किसी न किसी धातु से हुआ है। अब कौन सी क्रिया में किस धातु का प्रयोग हुआ है, इस बात की जानकारी हमें कैसे चलेगी। तो इस क्रिया को, जिस भी क्रिया की धातु का पता लगाना है, उस क्रिया को वाक्य में प्रयोग कर देंगे। और वाक्य में प्रयोग करते समय क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग करते समय कर्ता की जगह तू शब्द का प्रयोग करेंगे। और वाक्य को किस प्रकार का बनाएंगे, वाक्य को आप बनाएंगे आज्ञार्थक। आज्ञार्थक वाक्य बनाएंगे। तो अब क्रिया की जगह जो रूप प्राप्त होगा, क्रिया की जगह जो शब्द प्राप्त होगा, वो ही क्या होगी, वो ही उस क्रिया की धातु होगी। जैसे तू लिख, लिखना में कौन सी होगी, लिख धातु। तू पी, पीना में कौन सी धातु होगी, पी। तू रो, रोना में कौन सी धातु होगी, रो। तू सो, सोना में कौन सी धातु होगी, सो। तू घूम, घूमना में कौन सी होगी, घूम। तू पढ़, पढ़ना में कौन सी होगी, पढ़। तो कोई भी शब्द है, कोई क्रिया शब्द है, उसकी धातु का प्रयोग करना है तो तू शब्द लगाकर उसको आज्ञार्थक बनाएंगे। और आज्ञार्थक बनाने पर क्रिया की जगह जो शब्द प्राप्त होगा वो ही उस क्रिया की क्या होगी, धातु होगी। अब देखो क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। क्रिया के प्रकार हम मुख्यतः 3 आधार पर क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। 3 प्रकार देखो कौन कौन से पढ़ेंगे, 3 आधार। क्रम के आधार पर, काल के आधार पर, और संरचना या बनावट के आधार पर। संरचना या बनावट के आधार पर देखो, क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक वह जिसमें क्रम की आवश्यकता नहीं होती है, और एक वह क्रिया जिसमें क्रम की आवश्यकता होती है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया 2 होगी। काल के आधार पर 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और संरचना के आधार पर देखो प्रकार हमें कितने प्राप्त होंगे। एक तो आता है सामान्य क्रिया, एक आता है संयुक्त क्रिया, तीसरी आती है नाम धातु क्रिया, एक आता है कृदंत क्रिया, एक आता है प्रेरणार्थक क्रिया, एक आती है पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा कह सकते हैं हम तात्कालिक क्रिया, और एक नाम ले सकते हैं हम अनुकरणात्मक क्रिया। तो
तो हमें ये संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार होंगे, ये काल के आधार पर और ये क्रम के आधार पर। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रम के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये दो भेद आज हम पढ़ेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। देखो, एक तो आ गया अकर्मक क्रिया और एक आ गया सकर्मक क्रिया। हम कैसे याद करेंगे कौन सी अकर्मक है कौन सी सकर्मक है? पहले तो देखो परिभाषा क्या है, आशय क्या है। एक अर्थ होता है नहीं, और कर्मक में शब्द आ गया कर्म। क्रिया वह है क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का जो प्रभाव है, जो फल है, वो किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। और बिना कर्म के अभाव में अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जो भी वाक्य उसमें कर्म नहीं है, बिना कर्म के, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, बिना कर्म के ही वाक्य का भावार्थ अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। क्रिया का फल है वो कर्ता पर पड़ेगा, उसे है अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे राम सोता है, राम सोता है, चिड़िया उड़ती है, बच्चे रोते हैं, वह हंसता है। आप देखो, सोता, उड़ती, रोते, हंसता, ये क्रिया शब्द है। सोने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। कोई अन्य शब्द की आवश्यकता, हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधा ही अर्थ स्पष्ट हो गया। उड़ना क्रिया का फल किस पर पड़ा? चिड़िया पर। रोते हैं, रोना किस पर पड़ा? बच्चे पर। हंसना वह है। तो ये शब्द ऐसे हैं जिनमें बिना कर्म के अर्थ स्पष्ट हो जाता है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी सकर्मक है कौन सी अकर्मक है? इसकी पहचान कैसे होगी? तो सकर्मक व अकर्मक की पहचान के लिए सकर्मक व अकर्मक की पहचान कैसे करेंगे? पहचान के लिए हम वाक्य में कर्ता से पहले क्या शब्द लगाकर वाक्य को प्रश्नवाचक बनाएंगे, और यदि क्या का उत्तर मिलता है तो क्रिया होगी सकर्मक, और यदि क्या का उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया होगी अकर्मक। अब राम क्या सोता है, को उत्तर मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। चिड़िया क्या उड़ती है, बच्चे क्या रोते हैं, वह हंसता है। तो यहां क्या का कोई उत्तर नहीं मिलेगा। जबकि देखो सकर्मक की पहचान देखें, से का सी होता है सहित, कर्मक मतलब कर्म क्रिया, वह क्रिया जो कर्म सहित प्रयुक्त होती है, कर्म के अभाव में उसका पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है। या आप ये मान सकते हैं क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा, न कि कर्ता पर। तो क्रिया का फल यदि कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक की क्रिया कहेंगे। जैसे वह खाना पकाती है। अब देखो, वह, यदि हम यहां कर्म का प्रयोग न करें, सीधा लिखें
वह क्या पकाती है, तो वह खाना पकाती है, खिचड़ी पकाती है, चावल पकाती है, जो कुछ भी उत्तर प्राप्त होगा, हमें उत्तर मिल रहा है। यदि उत्तर मिल रहा है तो यहाँ पकाती शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। यदि सीधा आ जाता वह पकाती है, हालांकि कर्म का इसमें प्रयोग नहीं किया, वह पकाती है, तो खाना शब्द है, कर्म है, इसका प्रयोग नहीं किया है। कुछ कई बार क्या होता है, वाक्य इस प्रकार भी दे दिए जाते हैं, कौन से में कर्म की आवश्यकता होगी या कौन से में आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें खाना शब्द है वो कर्म है। यदि सीधा होता वह है पकाती है, तो हमें ये तो पता चल गया कि वो पकाती है, परंतु क्या पका रही है वो हमें पता नहीं है। चावल पका रही है, खाना बना रही है, सब्जी बना रही है, क्या कर रही है। इसी प्रकार आ जाए, वह पुस्तक पढ़ता है। आप देखो, वह क्या पढ़ता है, वह पुस्तक, कहानी, निबंध जो भी पढ़ रहा है, क्या का उत्तर हमें मिल रहा है। तो क्या का उत्तर यदि मिल रहा तो वो सकर्मक की क्रिया होगी। यदि क्या का उत्तर मिल रहा है तो पहचान ये है कि क्या का उत्तर मिल रहा तो सकर्मक होगी, और यदि क्या का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है तो वो क्या होगी, अकर्मक की क्रिया होगी। अब देखो, सकर्मक की क्रिया में भी कई बार एक ही वाक्य में एक से अधिक कर्म आ सकते हैं, इसलिए सकर्मक की क्रिया को पुनः दो उपभागों में विभक्त किया गया है। एक तो एक कर्मक क्रिया और दूसरी आती है द्विकर्मक क्रिया। यदि किसी वाक्य में एक ही कर्म है, एक ही कर्म है तो वो एक कर्मक सकर्मक की क्रिया होगी, और यदि किसी वाक्य में दो कर्म होंगे, यदि दो कर्म होते हैं तो वहां द्विकर्मक सकर्मक की क्रिया होगी। अब देखो, हम कैसे पता लगेगा कौन सी सकर्मक एक कर्मक है, कौन सी द्विकर्मक। एक कर्मक होती है, उसमें जो कर्म होता है एक कर्म, वो एक कर्म है, उसे मुख्य कर्म कहते हैं। यदि द्विकर्मक है, दो कर्म दिए हुए हैं, तो दो कर्म में दो कर्म कौन कौन से होंगे, एक तो होगा मुख्य कर्म और दूसरा होगा, उसका नाम होगा गौण कर्म। आप देखो कैसे, एक वाक्य आ गया, अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाता है। अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाता है। यहां देखो, बच्चों और पाठ ये दो हैं, दोनों कर्म है। अध्यापक बच्चों को क्या पढ़ाता है, पाठ, क्या का उत्तर हमें पाठ मिल रहा है, तो क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक होगी। अब कर्म कितनी होगी, अध्यापक करता है, पढ़ाने का काम कर रहा है, पढ़ाता है क्रिया है, इनको छोड़कर ये भी कर्म है और ये भी कर्म, तो कर्म कितने हो गए, दो कर्म हो गए। अब इसमें मुख्य कर्म कौन सा होता है, हमेशा याद रखना है, जो मुख्य कर्म होगा वो एक तो क्रिया के समीप होगा। मुख्य कर्म की विशेषता क्या होगी, एक तो क्रिया के समीप में मिलेगा और दूसरा निर्जीव होगा। जबकि गौण कर्म है, उसकी क्या पहचान होगी, गौण कर्म है उसकी पहचान होगी, एक तो विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयुक्त होगा, विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयुक्त होगा, और दूसरा क्या होगा, सजीव होगा। देखो, को विभक्ति दी गई है, कभी भी मुख्य कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जो गौण कर्म होता है उसी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो विभक्ति चिन्ह के साथ होगा, सजीव होगा, वो तो हो गया गौण कर्म, और जो बिना विभक्ति चिन्ह के है वो क्या हो गया, मुख्य कर्म। तो हमेशा याद रखना है, सकर्मक क्रिया के दो प्रकार, हमें एक कर्मक और द्विकर्मक प्राप्त होते हैं। एक कर्मक होगी, एक ही कर्म दिया होगा, द्विकर्मक में एक मुख्य कर्म होगा और एक गौण कर्म रहेगा। तो हम अब देखो,
इस प्रकार से सकारात्मक को आक्रामक में, आक्रामक को सकारात्मक में परिवर्तित किया जाता है। और कुछ अन्य उदाहरण के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। थैंक्स, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आता है आपको सूचना मिल जाए और अपनी तैयारी स्वरूप से जारी रखें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसी देखो, हम मूल बात ये वर्तमान जो समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपके दिमाग की सोच। और वो सोच होनी चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव बातें से दूर रहना है। बहुत सारे केस ऐसे हैं जो पॉजिटिव न होने के बावजूद प्राण जा रहे हैं, उनमें मूल भाव है वो डर है। डर से दूर रहना है। देखो, उदाहरण के रूप में देखें हम, जैसे आप जा रहे हैं रास्ते से और जंगल, झाड़ी या पेड़ पौधे हैं, उनमें कहीं कोई जानवर, मान लीजिए शेर छुपा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे, आप साफ उसके नजदीक से बाहर निकल जाए, आगे निकल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी डर नहीं है। और यदि वास्तव में आपको दिख गया तो आपको डर लगेगा। तो उस समय वो खाएगा या नहीं खाएगा, परंतु उसके डर से आप मर जाएंगे। तो कोरोना, पहली बात तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना की चपेट में न आए। और यदि संयोग से कोई दुर्भाग्य से ऐसा हो भी जाए तो दिमाग में पॉजिटिविटी रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, विचार रखना है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो पहली दुआ यही है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहता है, डॉक्टर को हम दिखाने के लिए गए और डॉक्टर ने आपकी नब्ज, नाड़ी को देखा, आपके हाल चाल अच्छे पूछे, आपको बुखार कब से है, क्या है, ये सब बातें पूछकर यदि दवाई देता हो, चाहे वो 3 टेबलेट 2 टेबलेट दे, तो आपके मन में विचार क्या था, डॉक्टर अच्छा है, दवाई अच्छी दी, पूरी बात पूछिए। यदि उससे अच्छा कोई डॉक्टर है, आप जाए उनके पास दिखाने के लिए और वो आपको बिना पूछे क्या समस्या, बुखार है, वो आपकी आप बता रहे हैं 3 दिन से बुखार है, जी घबरा रहा है, पैर दर्द कर रहे हैं, सर दर्द कर रहा है, परंतु वो आपकी तरफ नहीं देख रहा, वो दवाई लिखने में मस्त है, उसने पर्ची पकड़ा दी, तो आपके मन में क्या होता है, नहीं यार दवाई अच्छी नहीं थी, इसने सुना ही नहीं हमारी बात। अब वो दवाई पहले वाले से ज्यादा यदि कारगर है फिर भी काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके मन में नेगेटिविटी। तो नेगेटिव बात से दूर रहना है, पॉजिटिव बात के नजदीक रहना है। बस कोरोना पॉजिटिव नहीं होना है, ठीक है ना। सोच है वो सकारात्मक रखनी है। तो इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे हम क्रिया के अन्य स्वरूप लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।